आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। वह उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उससे पूर्व क्या तुर्क आक्रमण भारत पर हुए, उसने भारत पर क्यों आक्रमण किए, क्या परिणाम रहे और किन किन स्थानों पर आक्रमण किए। तो महमूद गजनवी से पूर्व इस्लामी जगत में अरबों के प्रभुत्व समाप्ति के बाद इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथ में चला गया और ईरानियों के पश्चात तुर्कों के हाथ में गया, जो मध्य एशिया के निवासी थे। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापना का श्रेय इन्हीं तुर्कों को दिया जाता है। भारत पर प्रारंभिक दावे करने वाले तुर्क गजनी राजवंश के थे, जिसकी स्थापना 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक दास ने की थी। अगले ही वर्ष 963 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र इस हक गजनी का शासक बना। 972 में पिराई नामक एक दास ने गजनी के सिंहासन को हथिया लिया। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन नामक एक सेनानायक ने पिराई को अपदस्थ करके गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सुबुक्तगीन गजनी का शासक बन गया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदूशाही राज्य था, जिसका विस्तार जो था वो हिंदूकुश पर्वतमाला तक था। वो हिंद उसकी राजधानी थी और इस समय जयपाल इस राज्य पर शासक था। 986 में सुबुक्तगीन ने जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। प्रत्युत्तर में जयपाल एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी राज्य में घुस गया। दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ, किंतु अचानक हिमवर्षा होने के कारण जयपाल की सेना की स्थिति संकटग्रस्त हो गई और उसे एक अपमानजनक संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। परिस्थितियों के कारण उसकी पराजय हुई थी। 991 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य पुनः जबरदस्त मुकाबला हुआ। इस बार भी तुर्कों को सफलता मिली। इस विजय के फलस्वरूप खैबर दर्रे का क्षेत्र, पेशावर का दुर्ग एवं नगर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिससे तुर्कों को भारत के उर्वर एवं धन संपन्न प्रदेशों पर आक्रमण करने का मार्ग मिल गया। महमूद गजनवी कौन था? तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 997 में गजनी के अमीरों ने उसके छोटे भाई पुत्र इस्माइल को सिंहासन पर बिठा दिया, परंतु महमूद गजनवी ने गृह युद्ध में अपने भाई को पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। लगभग 998 ईस्वी में महमूद एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह गजनी के छोटी से राज्य की स्वतंत्र एवं विशाल राज्य में परिवर्तित करना चाहता था। वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, इसलिए बहुत बड़ा साम्राज्य और बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। इस समय वैधानिक दृष्टि से गजनी का राज्य जो था बुखारा साम्राज्य के समानी वंश के अधीन समझा जाता था। संयोगवश इसी समय बुखारा साम्राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। महमूद ने स्थिति का लाभ उठाते हुए बुखारा साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अपने आप को गजनी का स्वतंत्र शासक नियुक्त कर दिया और सुल्तान की पदवी धारण की। बगदाद के जो तत्कालीन खलीफा थे अल कादिर बल्लाह ने उनकी स्थिति को मान्यता प्रदान कर उसे अमीन उल मिल्लाह, जिसका अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक, और अमीनुद्दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, की उपाधियां प्रदान की। अगले कुछ वर्षों में महमूद ने सिस्तान, ख्वारिज्म, गौर आदि राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। उसके पश्चात भी उसकी महत्वाकांक्षा और धन लिप्सा शांत नहीं हुई, तो उसने भारत के समृद्ध जो प्रदेश थे उनकी तरफ बढ़ा। तो भारत पर महमूद के आक्रमण के क्या कारण थे, किन उद्देश्यों से उसने आक्रमण किया? तो पहला कारण यह था धन संपदा की प्राप्ति। भारत बहुत ही धन संपन्न प्रदेश था, इसे सोने की चिड़िया बोला जाता था और महमूद को बहुत अधिक धन की चाह थी, तो उसने धन संपदा प्राप्ति के लिए भारत पे आक्रमण किया। दूसरा था हाथियों को प्राप्त करने की लालसा। भारतीय क्षेत्र में हाथी भी काफ़ी संख्या में पाए जाते थे। तीसरा था साम्राज्य विस्तार, जो उसका साम्राज्य छोटा सा था वो उसे बहुत अधिक विस्तृत करना चाहता था। और चौथा था इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। महमूद गजनवी की जो आक्रमण है उन्हें धार्मिक आक्रमणों से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ के सिर्फ आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार ही नहीं किया, बल्कि यहाँ के मंदिर, यहाँ के विश्वविद्यालय, उनको भी लूटा, यहाँ के हिंदू धर्मावलंबियों पर अत्याचार किए, मूर्तियों को तोड़ा। तो इस कारण उसके धार्मिक आक्रमण भी माने जाते हैं उसके आक्रमणों को। महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इसका सही उत्तर देना कठिन है। सन हेनरी इलियट और डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के मतानुसार महमूद ने 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। पहले 3 आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिंदूशाही राज्य पर किए गए थे। प्रथम आक्रमण के दौरान वह जयपाल के कुछ सीमांत दुर्गों को जीतकर वापस चला गया। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल ने अपने अनेक साथी संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। अंत में 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार के बदले उसे मुक्त कर दिया गया। जयपाल ने अपनी जो पराजय हुई इससे इतना अधिक अपमानित महसूस किया कि उसने स्वयं को चिता में जला दिया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल जो था वो सिंहासन पर बैठा
उसने भी बेरा के निकट महमूद का सामना किया, परंतु उसे भी परास्त होना पड़ा। चौथा और पांचवा आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुए। महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया था। छठे आक्रमण का प्रकोप हिंदूशाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद ने नगरकोट पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। आनंदपाल ने अब नंदन को अपनी राजधानी बनाया। सातवां आक्रमण संभवतः राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया किंतु वो परास्त हुए। आठवां आक्रमण पुनः मुल्तान पर हुआ। नवा आक्रमण थानेश्वर राज्य पर किया गया। हिंदू सामंतों की सेना तुर्कों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकी। थानेश्वर के भव्य मंदिरों को नष्ट किया गया। लूट में अपार धन संपत्ति लेकर महमूद वापस लौट गया। 10वां आक्रमण शिकार पुनः जो था वो हिंदूशाही राज्य बना। सबसे अधिक आक्रमण वो हिंदूशाही राज्य पर ही किए। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका लड़का त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा था। उसके समय महमूद ने राजधानी नंदन पर अधिकार कर लिया। त्रिलोचन पाल ने कश्मीर से सहायता प्राप्त कर महमूद का सामना किया, परंतु परास्त होकर शिवालिक की पहाड़ियों में आ बसा। उसने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर की सहायता से अपनी स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया, परंतु उसे एक बार पुनः महमूद के हाथों परास्त होना पड़ा। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया गया। महमूद ने यहाँ के लोहकोट दुर्ग को जीतने का विफल प्रयास किया। उसने पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा, वो था कश्मीर के लोहकोट दुर्ग पे। अपने 12वें आक्रमण के दौरान उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंधक नहीं था, जबकि हिंदुओं के इस प्रमुख तीर्थ में हजारों मंदिर थे और मुख्य मुख्य मंदिरों में अपार धन संपदा थी। महमूद ने यहाँ इच्छा अनुसार लूटमार की। कन्नौज में गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था। यहाँ का राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया और महमूद ने कन्नौज को भी जी भर के लूटा। 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध किया गया। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित था, परंतु तुर्क सेना के आते ही वह रात्रि में सेना सहित भाग खड़ा हुआ। 14वां आक्रमण पंजाब पर किया गया। 15वां पुनः चंदेलों के विरुद्ध किया गया। 16वां आक्रमण भारत के सुप्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किया गया। ये काठियावाड़ राज्य में स्थित है और यह महमूद का बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का उसने बहुत अधिक विनाश किया था। महमूद के आगमन की सूचना मिलते ही यहाँ का राजा भीमदेव प्रथम अपनी राजधानी अनिलवाड़ा से भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ पहुंचा। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को न तोड़ने दिया तो महमूद ने कहा कि अगर वो उस शिवलिंग को तोड़ने देंगे तो उसे अपार धन संपदा देंगे, पर पुजारियों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते पर महमूद जो था उसने कहा कि वह इतिहास में बुद्ध चिकन के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता है, तो इसलिए वह इन मंदिरों की मूर्तियों को नष्ट करेगा। सोमनाथ की लूट में महमूद को अपार धन संपदा मिली। उसका 17वां एवं अंतिम जो अभियान था वो जाटों के विरुद्ध था। जाटों और खोखरों के विरुद्ध उसने अपना 17वां अभियान किया। इसके 3 वर्ष बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार महमूद के जो आक्रमण थे उसके तत्काल प्रभाव पड़ा, दीर्घकालीन प्रभाव नहीं थे, क्योंकि वो एक जगह को लूटता था, अपार धन संपत्ति प्राप्त करता था, भीषण अत्याचार करता था, उसके पश्चात उस जगह का प्रबंधन नहीं करता था, साम्राज्य का संगठन नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो फिर से स्वतंत्र हो जाते थे। तो उसके आक्रमण एक तरह से लूट की तरह ही देखे जाते हैं। उसका आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? महमूद के आक्रमणों के प्रभाव के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों का एक वर्ग यह स्वीकार करता है कि उसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप देश को अपार जनधन की हानि उठानी पड़ी, परंतु साथ ही यह भी माना जाता है कि उसके आक्रमणों का भारत और उसके निवासियों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अन्य विद्वानों का मानना है कि महमूद के आक्रमणों के दूरगामी परिणाम निकले और भारतीय इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसने देश के राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया। संक्षेप में उसके आक्रमणों के निम्नलिखित प्रभाव हुए जो हम पाते हैं। पंजाब और सीमांत क्षेत्र हाथ से निकल गया। महमूद के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को अपनी उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पंजाब, सिंध और मुल्तान के प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। उपयुक्त सभी प्रदेशों को महमूद ने गजनी साम्राज्य में मिला लिया और यहाँ के शासन व्यवस्था के लिए उसने अधिकारी नियुक्त किए। महमूद के उत्तराधिकारी 1186 तक इन प्रदेशों पर शासन करते रहे और उसके बाद ये क्षेत्र गौर के तुर्कों के अधिकार में चले गए। इन्हीं क्षेत्रों को आधार बनाकर तुर्क, पठानों, मंगोलों आदि ने भारत पर आक्रमण किए। इस प्रकार भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में महमूद की विजयों ने आधारशिला का काम किया। उसने उन्हें मार्ग दिया, एक संपन्न प्रदेश जिसके माध्यम से तुर्कों, पठानों, अफगानों सबने भारत पे आक्रमण किया था। इस्लाम का प्रसार हुआ। अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस्लाम
को सिंध और मुल्तान में फलने फूलने का अवसर मिला। महमूद के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस्लाम को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में से लेकर गंगा घाटी तक पैर फैलाने का अवसर मिला। महमूद ने अपने आक्रमणों के समय हजारों हिंदुओं और बौद्धों को केवल मुसलमान बनाया, जिनको जो जिंदा छोड़ दिया उनको मुसलमान बना दिया गया, जिन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं ने पुनः अपने समाज में भी सम्मिलित नहीं किया था। इन पर स्थायी रूप से इस्लाम के अनुयायी बन गए थे। इन लोगों ने कट्टरता के साथ इस्लाम के प्रचार प्रसार का प्रयत्न किया। सैनिक और राजनीतिक शक्ति को आघात। महमूद की निरंतर सफलताओं के कारण राजपूतों की सैनिक और राजनीतिक शक्ति को प्राणघात तक आघात पहुंचा। कुछ हिंदू राजवंशों का अंत हो गया और कुछ राजवंश उसके आक्रमण से इतने कमजोर हो गए कि वे अधिक समय तक अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सके। तुर्कों के विरुद्ध लड़ते जो युद्ध हुए तो उसमें लाखों भारतीय सैनिकों के साथ साथ आम जनता को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। इससे भारत की सैन्य शक्ति अचानक कमजोर पड़ गई। तुर्कों की निरंतर सफलताओं का भारतीय सैनिकों पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और वे पूर्ण आत्मविश्वास और साहस के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ भी नहीं पा रहे थे। इसके अलावा अपार संपदा की क्षति हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी से संचित भारत की अपार संपदा सोना, चांदी, हीरे, मोती, आभूषण, जवाहरात गजनी चले गए। इसके परिणाम स्वरूप आगे आने वाले 40-50 वर्षों तक भारत को घोर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा था। कला का विनाश हुआ। धन लिप्सा और धार्मिक उन्माद के वशीभूत होकर महमूद ने भारत में अनेक भव्य मंदिरों को भूमिसात किया, मूर्तियों को तोड़ा और भव्य भवनों का विध्वंस किया। मथुरा, थानेश्वर, कन्नौज, नगरकोट, सोमनाथ आदि के मंदिर तो इतने भव्य एवं कलात्मक थे कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी उनके कलात्मक सौंदर्य की प्रशंसा की है। अपनी राजधानी गजनी को भव्य भवनों से सजाने की दृष्टि से वह भारत से अनेक कुशल शिल्पकारों को ले गया। जबरदस्ती उनको पकड़ कर गजनी ले जाया गया, जिससे भारत को उनकी सेवाओं से वंचित होना पड़ा और इससे कला की भावी प्रगति को जबरदस्त आघात लगा। इसके अलावा भावी आक्रमणों का मार्ग खुल गया। महमूद के आक्रमणों से मध्य एशियाई जातियों को भारत की भौगोलिक स्थितियों की पर्याप्त जानकारी मिल गई और स्पष्ट कर दिया कि उत्तर पश्चिमी मार्ग से भारत के भीतरी भागों तक आसानी से के साथ धावा किया जा सकता है। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों का भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, परंतु गजनी के लिए वरदान सिद्ध हुए। भारत की धन संपदा से गजनी नगर में अनेक भव्य भवन बनाए गए, पुस्तकालय स्थापित किए गए, मुस्लिम विद्वानों को आश्रय दिया गया, जिसके फलस्वरूप गजनी इस्लामिक जगत का भव्य नगर और बौद्धिक केंद्र बन गया।